नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली की शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए दिल्ली मंत्री आतिशी ने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के तहत दिल्ली में 11वीं-12वीं के बच्चों को नौकरी देने के प्लान पर चर्चा हो रही है। उन्होंने देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बात की। आज के दौर में भारत में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो बेरोजगारी की समस्या है। अगर आज हम आंकड़े देखने जाएं तो भारत में युवाओं की बेरोजगारी 42% पर पहुंच गई है। बेरोजगारी के आंकड़ों में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आता है। 2022 में मैकिन्जी की एक रिपोर्ट ने ही कहा है कि भारत को अगर अपने सभी पढ़े लिखे युवाओं को, अगर अपनी सारी यूथ पॉपुलेशन को नौकरी देनी है तो 2030 तक भारत में 90 मिलियन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स की ज़रूरत है। लेकिन एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ युवाओं को नौकरियों की ज़रूरत है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं के लिए कोई भी रोजगार, युवाओं के लिए कोई भी नौकरी का प्रावधान नहीं हो रहा। अगर आज आप देखिए तो रोज रोज अखबार में खबर आती है कि जब कोई भी सरकार कोई छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी, चपड़ासी की नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी निकालती है तो लाखों पढ़े लिखे युवा उस नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। जो पूरा हमारा शिक्षा तंत्र है वो आज के दिन में युवाओं को सिर्फ नौकरी की लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ये प्रयास है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से जो बच्चे निकल कर आए, जो युवा निकल कर आए, वो नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और इसी के तहत पिछले 3 साल से दिल्ली सरकार के स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स का कार्यक्रम चल रहा है। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम के तहत 11वीं और 12वीं के बच्चों को सीड मनी के पैसे दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स खुद ग्रुप्स में मिलकर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं और जो टॉप 150 स्टार्टअप्स होते हैं उनको हम ओपन करते हैं पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने बिजनेस ब्लास्टर्स में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हम आज युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ हमारे जो स्टूडेंट स्टार्टअप्स हैं उसके आंकड़े में शेयर करना चाहूँगी। हमारे एक बिजनेस ब्लास्टर्स के तहत स्टूडेंट्स ने RKE मोल्ड्स, बॉटल्स के लिए मोल्ड्स का बिजनेस शुरू किया और आज के दिन में ये स्टूडेंट स्टार्टअप 20 लोगों को रोजगार दे रहा है। इनके 20 एम्प्लॉयज़ हैं और हर महीने 13.5 लाख रुपए की इनकम इन स्टूडेंट्स की हो रही है। एक और स्टूडेंट्स के ग्रुप ने AK लॉजिस्टिक्स करके अपनी कंपनी बनाई, जो अब एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, लॉजिस्टिक सर्विसेज डोर टू डोर प्रोवाइड कर रही है। और 12वीं से पास आउट होने के बाद ये स्टूडेंट्स 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक और हमारे स्टूडेंट स्टार्टअप डार्क चोको बिट्स ने कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स का काम शुरू किया। ऑन एन एवरेज हर महीने लाख रुपए की ये इनकम ये स्टार्टअप बना रहा है और 40 महिलाओं को रोजगार दे रहा है। इसी तरह डिस्पोजल वाला करके एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का स्टार्टअप अब 20 लोगों को इनकम दे रहा है। वो इको फ्रेंडली कप्स, प्लेट, स्पून्स और ग्लासेस बना रहे हैं। और पढ़ाई वढ़ाई करके एक एजुकेशनल सेंटर्स का स्टार्टअप 10 लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर बच्चे जो स्कूलों से निकलकर 12वीं कक्षा से पास आउट होकर हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, तो आप ये सोचिए
कि अगर सही शिक्षा दी जाए, अगर सही अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो हमारी देश भर की शिक्षा व्यवस्था से राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई महीनों बाद तिहाड़ जेल जमानत मिल गई है। शराब घोटाले में जेल में बंद चल रहे केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल को किन किन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सीएम अरविंद को 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में केजरीवाल सहयोग करें। केजरीवाल को सीबीआई वाले केस में भी जमानत मिल गई है। केजरीवाल मामले में सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने अलग अलग बातें रखी हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों को सख्त चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर नाटो की ओर से यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई तो वे इसे युद्ध का ऐलान मानेगा। उन्होंने कहा कि नाटो की इस कदम को वे उनके युद्ध में सीधे प्रवेश की तरह देखेंगे। पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों के उपयोग पर प्रतिबंध हटाने का संकेत दे रहे हैं। ये मिसाइल यूक्रेन को अमेरिका की ओर से दी गई है। पुतिन का मानना है कि यूक्रेनी सेना नाटो की सहायता के बिना लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है। अपनी बेबाकी और हाजिर बाबी के लिए मशहूर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को एक बार आईना दिखाने का काम किया है। गुरुवार को यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में बोलते हुए उन्होंने इस तर्क को खारिज किया कि रूस, चीन और भारत जैसे देशों का संगठन ब्रिक्स को गैर जरूरी संगठन है। दरअसल उनसे सवाल किया गया कि G20 में पहले से ही ब्रिक्स के सभी देश शामिल थे, तो फिर नए संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल पर विदेश मंत्री ने अमेरिका समेत पश्चिम देशों के संगठन G7 का हवाला देते हुए कहा कि G20 के रहते हुए जब ये ब्लॉक बन सकता है तो ब्रिक्स क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों यानी G7 के देशों ने किसी अन्य देश को अपने ब्लॉक में आने की अनुमति नहीं दी, इसलिए भारत जैसे देशों ने अपना नया ब्लॉक ही बना लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कुछ शर्तों के साथ सीएम केजरीवाल को अब जेल से बाहर आने वाले हैं। अब एक तरफ आम आदमी पार्टी तो इसे सत्य की जीत बता रही है, जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना हमला तेज कर दिया है। जोर देकर कहा गया कि केजरीवाल अब बेल वाले सीएम हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और यह कहना गलत नहीं होगा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज
वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। बड़ी बात कंडीशनल बेल पे सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, और बड़ी जिम्मेदारी से आपके समक्ष रख रहा हूं, उन्होंने कहा है जो और एक्यूज्ड हैं उनके बेल ऑर्डर में जो कंडीशंस है वो भी अप्लाई होंगी। तो बात यह आती है कि और कंडीशंस क्या हैं। तो मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर जो है मेरे पास है, उसमें एक कंडीशन है, द एपेलेंट शैल सरेंडर हिज पासपोर्ट विद द स्पेशल कोर्ट। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण है, The appellant shall report to the IO, investigating officer, on every Monday and Thursday between 10 to 11 a.m. अब आप मुझे बताइए, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा है इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का? मैं फिर कहूंगा, पुनः कहूंगा, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे और ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। The citizenry of Delhi deserves a better chief minister, not someone who's the epitome of corruption like Arvind Kejriwal. इसके साथ ही एक बेल कंडीशन और है, the appellant should not make any attempt either to influence the witnesses or to tamper with the evidence. मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक पदों पर व्यक्ति बैठा होता है तो सभी आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति को इस निचले स्तर पर ले आए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है उन्हें कि कंडीशनल बेल दे रहे हैं, लेकिन जो गवाह हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, डराया नहीं जाएगा, और साथ में जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं करोगे। और यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से मोबाइल फोन जो थे उनको नष्ट किया जा रहा था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय एथलीटों का जलवा रहा। इस बार देश के धुरंधरों रिकॉर्ड तोड़कर प्रदर्शन करते हुए कुल 29 मेडल प्राप्त करके कामयाब रहे, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया है। बातचीत के दौरान पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले कई एथलीटों ने पीएम मोदी से चर्चा की। बातचीत के दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे सिमरन शर्मा और प्रीति पाल के कोच से मजाकिया लहजे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल टूर्नामेंट के दौरान प्रीति पाल ने कुल 2 मेडल प्राप्त किए। देशवासियों को सिमरन शर्मा से भी पदक की उम्मीद थी। इस पल को प्रीति और सिमरन के कोच ने पीएम के सामने बताया। उनका कहना था कि जब आपका एक खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 पदक हासिल कर चुका हो, ऐसी स्थिति में आप दूसरे खिलाड़ी को कैसे मोटिवेट करते हैं। आरजीकर कांड में न्याय की मांग पर स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन शुक्रवार को लगातार चौथे दिन जारी है।
दिन रात सड़कों पर गुजारने के बाद शुक्रवार सुबह से ही एक बार फिर डॉक्टरों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। मंगलवार और बुधवार के बाद गुरुवार को भी जूनियर डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच शर्तों की पेचीदगियों की वजह से बैठक नहीं हो पाई। जूनियर डॉक्टरों के साथ प्रशासन की बैठक गुरुवार रात राज्य सचिवालय में भारी हंगामे और नाटकीय घटनाक्रम की वजह से एक बार फिर विफल रही। मुख्य सचिव मनोज पंत ने गुरुवार को आंदोलनकारियों को एक मेल भेजा जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में उपस्थित रहेंगी, लेकिन बैठक का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। इस शर्त को मनाने से इनकार करने के बाद बैठक में गतिरोध पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले 6 महीने से जारी भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। 5 भेड़ियों को पकड़े जाने के बाद भी आदमखोर का हमला रुका नहीं। गुरुवार रात को भी भेड़िए 2 अलग अलग गांव में महिलाओं पर हमला किया। भेड़िए के हमले पर पहले 30 वर्षीय गुड़िया घायल हो गई, वहीं दूसरा हमला भेड़िए ने 45 साल की मुक्की मुन पर किया। तीसरे हमले में भेड़िए ने एक 6 साल के बच्चे ननकऊ को घायल कर दिया। तीनों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घायल गुड़िया सिंगिया नासिरपुर की रहने वाली है, वहीं दूसरी महिला मुकेमन सम्मानपुरवा की रहने वाली है। तीसरा हमला महसी के नए कोटवा गांव का सुबह 4 बजे हुआ। लेटे थे और लेट नहीं रहे, मोबाइल आदमी जलाया था। बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के बाद रोने लगे। तब सब कोई दौड़े, तब वो भेड़िया माँ जुन्हरी में पिल गए। पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िया थे जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िया ही। तो दरवाजा खुला हुआ था क्या कमरे का? नहीं, दरवाजा से खुला था तनिक। तो पानी की लाइट नहीं रहता, हम कहने के बंद कैले हैं। अब रात में आए रहन बाथरूम करे, दोरे बैठे हन, तैसे गर्दना पकड़ दाब दी, झिटिक दी तो चिल्लाने हन। लाइट ना आए रहा, अंधेरे में देख ना पाए कैसी गा। अच्छा। चिल्लाने हैं तो सब आए, निकसे हैं बाहर घर से। तो घर के बाहर गई थी? अंदर लेटे रहन। अंदर नहीं तो आप जब अंदर आ गई थी या जब लैट्रिन करने गई थी तब हुआ? बैठे हन वहाँ ता बहन। कम घर में आके जैसे बैठे? बाहर। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार से रुक रुक कर बारिश जारी है। इस बीच खबर यह है कि पहाड़गंज के सदर बाजार रोड के नबी करीम इलाके में शुक्रवार सुबह 6:45 पर एक इमारत का हिस्सा ढह गया। इस घटना में एक शख्स की मौत हुई है। इमारत का हिस्सा ढहने की घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से मौके पर राहत कार्य जारी है। एनआईए पंजाब की मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर और जालंधर जिलों में आतंकी साजिश के मामले में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। वीडियो निर्दलीय सांसद और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के रिश्तेदारों के खडूर साहिब स्थित आवास से है। सुपरफास्ट टॉप न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।